नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी बीडीओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए तथा यूकेपीएससी का जो बीडीओ का एग्ज़ाम होने जा रहा है जुलाई में, उसके लिए हिंदी का अध्ययन करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक होगा वह होगा हिंदी वर्णमाला। सबसे अधिक प्रश्न हिंदी में यहीं से आते हैं, हिंदी वर्णमाला से। और जो सबसे अगर कहीं प्रश्नों का लेवल कठिन होता है, लोगों को लगता है, तो हिंदी वर्णमाला से जो प्रश्न आते हैं उसी का लेवल पूरे एग्जाम में सबसे कठिन आपको दिखेगा। तो यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी का जो वीडियो एग्जाम 26 से 27 जून को होने जा रहा है उसके लिए, और जो जुलाई में यूकेपीएससी का वीडियो का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो चाहे यूकेपीएससी कोई एग्जाम हो, अगर कहीं पर भी हिंदी पूछी जा रही है तो वहाँ पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाथ से बनाया खुद का नोट्स है और ऐसा नोट्स किसी भी बुक में आपको एक जगह नहीं मिलेगा। सीधे बात करते हैं हम लोग पहले पॉइंट का। तो शब्द के बारे में बात करेंगे। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई, शब्द या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है या प्रश्न सीधे आता है उसको वर्ण बोलते हैं या ध्वनि बोलते हैं। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है या ध्वनि कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। हिंदी में आपको बता दें कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और जो मूल व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। 2 अयोग वाह होते हैं, अंक और आह, और 2 द्विगुण होते हैं, ड़ा और ढा, तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्रिंग, ज्ञा तथा श्रा। तो इस प्रकार से हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, सीधे यही प्रश्न आता है। तो 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। और दूसरा जो प्रश्न यहाँ से निकल के आएगा कि भाषा की या शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अगर विकल्प वर्ण है तो वर्ण सही हो जाएगा, ध्वनि है तो ध्वनि सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। यही भी बताकर ऊपर आया हूँ, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। तो मूल इकाई ही पूछा जाता है, भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। तीसरा पॉइंट है, व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या बोलते हैं? अगर प्रश्न आ जाए वर्णमाला किसे बोलते हैं, तो व्यवस्थित वर्णों के समूह या वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर कितने हैं? तो स्वर हैं टोटल 11। कौन कौन है? आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये सब क्या है? आपके स्वर हो गए, स्वर हो गए। और व्यंजन की बात करें तो व्यंजन आपके हैं का वर्ग वाले सभी हैं, चा वर्ग वाले, टा वर्ग वाले, ता वर्ग वाले, पा वर्ग वाले। कुछ अंतस्थ होते हैं यार अलावा जो कि 4 होते हैं। ऊस व्यंजन होते हैं 4 होते हैं, शाखा, साहा। संयुक्त व्यंजन होते हैं छत, त्रिंग, ज्ञा, श्रा, 4 भी होते हैं। अयोग वा होते हैं अंक और आहा। अनुस्वार के लिए ऊपर चंद्र बिंदी लगा देते हैं और विसर्ग के लिए ऐसा चिन्ह लगाते हैं, 2 डाटा ऐसे रख देते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, ड़ा और ढा। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 52 हो गई, आपको बताया गया है ऊपर भी। चौथा पॉइंट है, हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः कितनी प्रकार की होती हैं? सीधे प्रश्न यहाँ आया हुआ है। तो हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है तो वह स्वर कहलाएगा, तथा जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो उस वर्ण को व्यंजन कहते हैं। 5वां पॉइंट है, भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं, तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। 6वां पॉइंट है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं, अभी कुछ देर पहले ही बताया था। हिंदी वर्णमाला में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखते हैं, जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ,
ई, ऊ, री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। बात करेंगे हम लोग दीर्घ स्वर के बारे में। दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, तो एक कैसे बनता है? आ प्लस आ से। ई प्लस ई से बनता है। ऊ प्लस ऊ से बनता है। ये सब क्या है? मूल दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त स्वर, जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे ए आ प्लस ई, ऐ आ प्लस ए, ओ आ प्लस ए, औ आ प्लस ओ, संयुक्त स्वर हैं। तो ये सब क्या हैं? संयुक्त स्वर हैं। सातवां बात करेंगे हम लोग उच्चारण में लगने वाला समय। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं। कौन कौन? प्रश्न सीधे आएगा कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर जब पूछेगा तो स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं? तीन स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ, ई, ऊ, री जो छोटे वाले होते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। याद रखेंगे, जब मात्रा के आधार पर स्वर पूछा गया है और कई बार पूछा गया कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार का होता है। तो ह्रस्व स्वर हो गया। अब दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहे जाते हैं, जिनमें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये सब क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। और प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये जैसे देखिए, तीन का अंक ऐसे बना दिया गया है। अंक इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हिंदी में अगर पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर कितने स्वर हैं तो आपको दो बताने होंगे। समग्रता बात करें, मात्रा के आधार पर स्वर के तीन भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर दो ही होगा। मैंने इसको लिख दिया इसीलिए नोट्स में। पूरा व्यवस्थित नोट्स है। ऐसा नोट्स आप कहीं नहीं पाएंगे, किसी बुक में नहीं पाएंगे। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है @TechIAS, वहाँ पर इसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो ह्रस्व और दीर्घ दो स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर हिंदी वर्णमाला में। प्लुत का प्रयोग केवल संस्कृत में होता है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तब अगर प्रश्न आएगा मात्रा के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। जहाँ भी 2 होगा वही ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। इसी तरह से प्रश्न आता है, अभी जिह्वा के आधार पर देखिए पूछ रहा है कि जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। देखते हैं इनके बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। एक बार दो बार पढ़ लेंगे, सब बहुत इजी है। जैसे ई, ए, ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे आ, मध्य स्वर सिर्फ एक है, आ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है या क्रियाशील होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, ऊ, ओ, औ। तो ये हो गए आपके तीन स्वर जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब बात करते हैं 9वां पॉइंट, मुख द्वार के खुलने
कह रहा मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मुख द्वार के खुलने के हिसाब से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते। बहुत महत्वपूर्ण सीधा ये प्रश्न पूछा गया है कि मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है, तो स्वर 4 प्रकार का होता है। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर के, जैसे आ पूरा खुल गया। उसके बाद अर्ध विवृत दूसरा है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आ, ऐ, औ, आ, तो इसमें क्या हो गया, अर्ध विवृत इनको बोलेंगे। अर्ध संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, इन्हें अर्ध संवृत बोलते हैं। और संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, ऊ। तो ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। किसके, मुख द्वार के खुलने के आधार पर 4 प्रकार के स्वर है। कौन कौन, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत, संवृत। इसको आप 1 से 2 बार सुन लेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ एग्जाम में प्रश्न आएगा और आप करके आएंगे। 10वां पॉइंट है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह क्या कहलाते हैं, तो वह निरनुनासिक कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह स्वर क्या कहलाते हैं, सीधे यही प्रश्न आया हुआ है, तो वह निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। 11 पॉइंट है, अनुनासिक शब्दों के बारे में बात कर रहा है, जैसे इंग्या हो गया, इया हो गया, अड़ा हो गया, ना हो गया, मा हो गया। इनके उच्चारण में वायु या ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अनुनासिक शब्दों में क्या होता है, जो ध्वनि होती है वह मुख से तो निकलती ही निकलती है, नाक का भी प्रयोग होता है। नाक जैसे नहीं दबा के आप बोल दीजिए ऐसे करें। तो अनुनासिक शब्दों के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो याद रखेंगे उस। और जिन पे मुख के साथ नाक से भी ध्वनि निकलेगी उनको अनुनासिक बोलते हैं, खासकर इंग्या, इया, अड़ा, ना, मा, इन सब में ऐसी ध्वनियाँ निकलती हैं। वृत्ताकार स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है। वृत्ताकार स्वर का जो उ, ओ, और आ, तो क्या होता है, वृत्ताकार स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता। प्रश्न आएगा वृत्ताकार स्वर में कैसा होता ओठों की आकृति, तो ओठों की आकृति वृत्त जैसी, वृत्त गोल होता, गोलाकार हो जाती है। 13वां पॉइंट है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। पीछे पढ़ के ही आ रहे हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। संवृत्त उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, उन्हें संवृत्त कहते हैं। एकदम ही तृप्त हो गए, इनको किसी चीज़ की प्यास नहीं है तो मुंह बंद रहेगा, तो संवृत्त क्या होता है, इसको ऐसे समझेंगे जैसे एकदम पूरा चित्त का पूरा सही वृत्तियों का सब समृद्ध हो गया हूँ, हर चीज़ तृप्त। तो समृद्ध मतलब क्या हुआ, सब कुछ हम भरा हुआ, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं तो मुंह नहीं खोलूंगा, पूरा पेट भरा हुआ है, तो हम समृद्ध हैं। समृद्ध कौन कौन है, ई, उ। तो ये 4 स्वर समृद्ध होते हैं, इनके लिए मुंह को लगभग बंद रहता है। ओठों की आकृति, 14वां पॉइंट है, ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। ओठों की आकृति के हिसाब से स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आवृतमुखी और वृत्तमुखी। देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें आवृतमुखी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृतमुखी कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, आवृतमुखी बोलते हैं। आवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ए, ये सब क्या है, आवृतमुखी हैं। और वृत्तमुखी के बारे में बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं
वह वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं, जैसे उ, ओ, औ और आ। तो याद रखेंगे, बहुत सिंपल। आवृत्तमुखी जिनमें गोलाकार ओठ नहीं होता है उसे आवृत्तमुखी कहेंगे, और जिसमें गोलाकार मुंह हो जाता है उसे वृत्तमुखी कहेंगे। और सिर्फ से संख्या याद रखेंगे कि ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, सीधे यही प्रश्न पूछा जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं। 15 नंबर पॉइंट है, मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों और स्वरों का उनके उच्चारण स्थानों के साथ संपूर्ण विवरण देख लीजिए, निम्न है। कंठ क्या है? कंठ से कौन कौन बोले जाते हैं? तो का वर्ग जो होता है, विसर्ग, हा, आ, ये सब क्या है, कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद तालु से चा वर्ग, या, सा, ई तालु से। उसके बाद मूर्धा से टा वर्ग पूरा, रा, सा और री। दंत से ता वर्ग, ला और सा। ओष्ठ से पा वर्ग, उ और उ। दंत प्लस ओष्ठ से सिर्फ एक शब्द बोला जाता है, वा। कंठ प्लस तालु से ए, आए। कंठ प्लस ओष्ठ से ओ, औ। तो इस तरह से आपने देखा कि जो 52 के 52 आपके स्वर प्लस व्यंजन है कहाँ से बोले जाते हैं। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं आपके कंठ से का वर्ग, तालु से चा वर्ग, मूर्धा से टा वर्ग, दांत से ता वर्ग, ओष्ठ से पा वर्ग, दंत ओष्ठ से वा और कंठ तालु से ए, कंठ ओष्ठ से ओ, औ। उसके बाद हम बात करेंगे 16 नंबर पॉइंट, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया रहता है। जैसे अगर हम का की बात करें, एक व्यंजन इसमें आ भी जुड़ा हुआ है, खा की बात करें इसमें भी छोटा आ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से व्यंजन इसको बोलते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं, ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है @टेकाइस। यहाँ पे लगातार हमारे द्वारा बनाए हुए हैंड रिटेन नोट्स हिंदी के एक एक टॉपिक के पूरे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे। इसका पीडीएफ आप निकाल के रख लीजिए, बार बार उसी नोट्स को पढ़िए, आपका हर एग्जाम में बहुत अच्छा हिंदी का पेपर जाएगा। आगे बात करते हैं 17 नंबर पॉइंट, काकल्य वर्ण जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। परिभाषा नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा इनमें से कौन काकल्य ध्वनि है, तो जो हा है वह काकल्य ध्वनि है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण पूरी की पूरी मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उसे काकल्य बोलते हैं। और परिभाषा पूछने का चांस बहुत कम रहता है, सीधे पूछेगा इनमें से कौन काकल्य ध्वनि है, तो हा जो है वह काकल्य ध्वनि है। वर्तस्य ध्वनि दांतों एवं मसूड़ों के मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वर्तस्य कहते हैं तथा इस स्थान विशेष से उच्चरित ध्वनि वर्तस्य ध्वनि कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में ना हो गया, रा हो गया, ला हो गया, सा हो गया, ये सब क्या है, वर्तस्य ध्वनियाँ हैं। याद रखेंगे, अगर पूछ लिया गया निम्न में से कौन सी वर्तस्य ध्वनि है, तो ना हो गया, रा हो गया, ला हो गया और सा वर्तस्य ध्वनि होती है। लुंठित ध्वनि, कौन सी ध्वनि? लुंठित ध्वनि जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वर्तस्य को शीघ्रता से स्पर्श करता है उन्हें लुंठित ध्वनि कहा जाता है। जिह्वा के प्रकंपन के कारण ही इसको लुंठित ध्वनि कहा जाता है। जैसे रा क्या है? लुंठित ध्वनि है। तो एक ही शब्द लुंठित ध्वनि के अंतर्गत आता है, वह है रा। सीधे प्रश्न आता है लुंठित ध्वनि कौन सी है, तो जो आपका रा है यही लुंठित ध्वनि है। आगे बात करेंगे पार्श्विक व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वर्तस्य को स्पर्श करती है, श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक व्यंजन है। याद रखेंगे एक ही ध्वनि है जो पार्श्विक है, वह है ला।
याद रखेंगे, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। हिंदी वर्णमाला में या और वा को अर्धस्वर कहलाते हैं, ये भी याद रखेंगे। कौन से दो व्यंजन हैं या कौन से दो शब्द हैं जो दो वर्ण हैं जो अर्धस्वर कहे जाते हैं? तो जो या है और जो वा है इसे अर्धस्वर कहते हैं। महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए हमने इसका जिक्र किया है। कुछ शब्द ऐसे एग्जाम में दिए जाते हैं जिसका मैं एग्जाम्पल से आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसे आपको देगा, जैसे मात्र देगा, बोलेगा इसको आप इसका सही से मतलब विस्तार करिए। तो मात्र को अगर हम विस्तार करेंगे तो पहले माँ लिखेंगे, माँ में हलंत लगाएंगे आधा माँ, और इसमें जुड़ा हुआ है बड़ा आ, तब ये बनता है माँ। फिर त्रा में आधा ता जुड़ा हुआ है और रा, तो बनता है। इसी तरीके से पूरा इसी प्रकार क्रम को देखा जाए, सबसे पहले आधा का होगा हलंत के साथ, फिर आधा रा इसमें लगा हुआ ए भी हलंत के साथ, और पूरा इसमें छोटा आ लगा हुआ है। अगर का में बड़ा का मात्रा होता तो यहाँ बड़ा आ होता। उसके बाद माँ में आधा माँ भी छोटा है तो माँ में तो हलंत लगेगा, आधा माँ हो जाएगा, प्लस इसमें छोटा आ होगा। अगर माँ होता बड़ा वाला लगा होता यहाँ तो ये बड़ा आ होता। इस तरह से इसको तोड़ा जाता है, इसको आप लोग सीख लीजिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। बात करेंगे अनुस्वार के बारे में। यह एक व्यंजन ध्वनि है, इसके उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है। क्या होती है? नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, कंस, पंच आदि। इसका उच्चारण आगे वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। लिपि के बारे में बात करेंगे। 23 नंबर पॉइंट है लिपि। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती। प्रश्न आ जाए हिंदी की कौन सी लिपि है, तो हिंदी की देवनागरी लिपि है। और लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। याद रखेंगे परिभाषा। युग्मक ध्वनियाँ क्या होती हैं इसको देख लेते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व युग्म या डबल हो जाए तब वही युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। युग्मक ध्वनियाँ प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। संयुक्त ध्वनियाँ, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे प्राण, घ्राण और क्लांत। उसके बाद हम बात करेंगे अकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा रहता है डॉट डॉट प्लस अकारांत हो जाता है। तो जिनके शब्द में अंत में आ आता उसे अकारांत, जिनके अंत में ई आता उसे इकारांत बोलते हैं। आगे बात करते 26 नंबर पॉइंट। हिंदी शब्दकोश में जो छा होता है क्षत्रिय वाला, उसका क्रम का वर्ण के बाद आता है। प्रश्न पूछा गया है कि छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो जो छा का क्रम होता है वह का वर्ण के बाद आता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो का प्लस खा या सा से मिलके वर्णों के योग से मिलकर बना होता है। का प्लस सा से मिलके बना होता है, उसे क्षत्रिय बोलते हैं। अगर इसी को कर दें का प्लस सा तो इसे क्या बोलेंगे? क्षत्रिय बोलते हैं। इसीलिए जो क्षत्रिय वाला छा का प्रयोग होता है, का क्रम आता है, वो का के बाद आता है। क्षत्रिय वाले छा का जो क्रम होता है वह का वर्ण के बाद आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न था यह, महत्वपूर्ण है भी, एग्जाम में पूछा जाता है। 3 और संयुक्त व्यंजन हैं, आप उनको भी देख लेंगे। उनको किस शब्दों से मिलके बने हैं और उन शब्द का जो पहला शब्द होगा उसी के बाद उनका आगमन होगा। याद रख लेंगे, महत्वपूर्ण है, प्रश्न में देखा जा सकता। अब हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है और व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, यह भी याद रखेंगे, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 25 है, जैसे कखा गघा से लेके माँ तक, मतलब कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सब क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। याद रखेंगे शुरुआत के 5 वर्ग वाले स्पर्श व्यंजन है। हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन के बारे में। वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण जिह्वा, तालु और ओठों के परस्पर सटाने से होता है किंतु कहीं पर भी पूर्ण नहीं होता है, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये व्यंजन 4 होते मात्र, या, रा, ला, वा। इन व्यंजनों को अर्ध भी कहा जाता है। इनमें क्या होता है, जो या होता है और वा होता है, या और वा को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं, यह भी याद रखेंगे। इनमें क्या होता है, या और वा को अर्ध स्वर बोलते हैं, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है, याद रख लेंगे। और इन व्यंजनों को अर्ध भी कहते हैं, इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन व्यंजनों में जो या होता है और वा होता है उसे अर्ध स्वर कहते हैं, इसको याद रखेंगे। बात करेंगे संघर्षी और ऊष्म व्यंजन के बारे में। किसके बारे में? संघर्षी और ऊष्म व्यंजन के बारे में। वैसे व्यंजन जिनका उच्चारण एक तरह की रगड़ अथवा घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा वायु से होता है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म इन्हीं को ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 प्रकार होते हैं, सा, खा, सा, हा। ये 4 ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करेंगे। 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी भी संख्या 4 है। जैसे अभी हमने बताया था छा, छतरी वाला छा जो होता है, इसका क्रम किसके बाद आता है? तो क्योंकि ये का प्लस सा से मिलके बना है इसलिए का के बाद आता है। उसी प्रकार अगर कोई पूछे त्रा का क्रम किसके बाद आता है तो ता के बाद आता है। जा प्लस इञा मिलके ज्ञा बनता है, ज्ञा का क्रम किसके बाद आएगा तो जा के बाद। और शा प्लस रा मिलके स्रा बनता है, स्रा का क्रम किसके बाद आएगा तो सा के बाद आएगा। प्राण, प्राण और श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण और श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, जो हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन उच्चारण में श्वास वायु का कम निकलती है। इसमें क्या होता है, उच्चारण में श्वास वायु कम निकलती है, अल्प प्राण कहे जाते हैं। मतलब बहुत अल्प प्राण रह गया, वायु कम निकल रही है, ऑक्सीजन। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा तथा 5वां वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन हैं। कौन से? अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन हैं, ये भी याद रखेंगे। तो अल्प प्राण कौन कौन है? उच्चारण में इनमें श्वास वायु कम निकलती है। हर वर्ग का याद रखेंगे, हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तो अल्प प्राण हो जाएगा। और जो अंतस्थ व्यंजन है या, रा, ला, वा, ये 4 मिला के ये सब क्या हैं? अल्प प्राण हो जाएंगे। जैसे का वर्ग का का, गा और इंग्या, ये तीनों क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण व्यंजन। अब देखेंगे महाप्राण व्यंजन के बारे में। उच्चारण में श्वास वायु क्या होती? अधिक निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाएगा तथा जो ऊष्म व्यंजन हैं वह भी महाप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे का वर्ग का खा प्लस घा और चा वर्ग का छा प्लस झा, ऊष्म व्यंजन सा, खा, सा, हा, ये क्या है? ये सब क्या है? महाप्राण हैं। अब देखते हैं व्यंजन कुल कितने हैं, ऐसे समरी देख लेते हैं। व्यंजन कुल 33 हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अघोष और सघोष पूछा जाता है, ये क्या होता है? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन प्लस सा, खा, सा
अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्ग का जो पहला होता है और दूसरा व्यंजन प्लस शाखा सा, ये अघोष होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। और घोष या सघोष, या तो घोष बोलो या तो सघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। साथ में या, रा, ला, वा और हा, ये भी सघोष वर्ण है। तो याद रखेंगे, अघोष और सघोष से हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, यूपी SSSC के, BDO के, UKPSC के। तो याद रखेंगे अघोष वर्ण क्या है? अघोष है पहला और दूसरा व्यंजन, साथ में शाखा सा, तीनों सा। और घोष, घोष बोलो जैसा घोष बोलो, उसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, साथ में या, रा, ला, वा, हा, इतने क्या हो गए? सघोष या घोष व्यंजन, घोष वर्ण है। तो इस तरह से पूरा हिंदी वर्णमाला यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे नहीं लगता इसके बाहर हिंदी वर्णमाला में कोई फैक्ट बचता है या कोई टॉपिक बचता है जहाँ से प्रश्न अब पूछा जा सकता है। एक बार फिर से आपको बता दूं, हमारे द्वारा खुद का बनाया हुआ हैंड रिटेन नोट्स है। अगर इसमें कोई त्रुटियों की बात किया जाए तो 0.01% त्रुटि हो सकता है कहीं मिल जाए, या 1% मिल जाए, बाकी कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि लेस है, किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, एकदम संपूर्ण शुद्ध है। कई बार इसको मैंने खुद चेक किया है। तो PDF इसकी मिल जाएगी आपको @TechIAS पे। लगातार आपको पूरा हिंदी वीडियो के लिए कराया जा रहा है। याद रखेंगे 26 से 27 जून को यूपी SSSC वाला है, और उसके बाद जुलाई में है UKPSC वाला वीडियो। तो याद रखेंगे इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। PDF आपको यहीं से मिलेगी @TechIAS पे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुछ भी कहना है तो कमेंट करें। धन्यवाद।